पृथ्वी का महाविनाश होने वाला है। बारह जुलाई 2038 नासा की इस रिपोर्ट की अगर माने तो 72% चांस है कि एक ऐसा एस्टेरॉयड जो पृथ्वी की तरफ आ रहा है, 72% ऐसा चांस है कि वो पृथ्वी से टकराएगा। 2038 अभी बहुत दूर है, लेकिन 2029 में एक ऐसा एस्टेरॉयड आने वाला है अपोफिस, जो कि पृथ्वी से पास होकर गुजरेगा। बहुत छोटा सा है, वही 300 मीटर। 300 मीटर भला क्या उखाड़ पाएगा? अगर ये 300 मीटर बड़ा कोई भी एस्टेरॉयड अगर पृथ्वी से टकराता है तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जैसे कंटिनेंट को 1 मिनट में बर्बाद कर सकता है, तहस-नहस कर सकता है। यही 300 मीटर एस्टेरॉयड का इंपैक्ट इतना बड़ा होगा कि उसके आसपास के समुद्री लहरें लगभग 100 मीटर 2-2 मीटर ऊंची एक बहुत बड़ा सुनामी का रूप ले लेंगी। अभी तो मैंने सिर्फ 2 एस्टेरॉयड के बारे में बताया है, हम आपको लाइव दिखाते हैं। ये है हमारी पृथ्वी और इसके आसपास हैं 3-4 एस्टेरॉयड जो इसके आसपास घूम रहे हैं। अगर हम इसको पूरे सौर मंडल में देखें तो इतने ढेर सारे एस्टेरॉयड और कॉमेट हमारे सौर मंडल में घूम रहे हैं। अगर इसमें से कोई भी एस्टेरॉयड और कॉमेट अगर पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी का वही हाल होगा जो डायनासोर के समय हुआ था। यहाँ तक कि इसरो के चीफ ने बोला है कि इन सब क्रियाकलापों के जरिए हम ह्यूमन अब विलुप्त हो सकते हैं। उन्होंने ये तक भी बोल दिया कि अब जो है अब हम सबको मंगल ग्रह की तरफ माइग्रेशन करने के बारे में सोचना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए नासा ने चोरी स्पेस में एक बोट छोड़ दिया। जी हाँ, नाव, आपने नहीं सही सुना है, नाव। रो ए बोट जेंटली डाउन द स्ट्रीम। एक नाव छोड़ दिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई मात्र 30 फीट लंबा, 30 फुट चौड़ा एक नाव छोड़ दिया है स्पेस में, जिसके वजह से अब हम इन सब घटनाओं को बहुत बारीकी से स्टडी करके और इन सब महाप्रलयकारियों से बच सकते हैं। और इस बोर्ड का नाम है एडवांस कंपोजिट सोलर सेल सिस्टम, ACS-3। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कि कैसे ये 30 फीट लंबा 30 फीट चौड़ा छोटा सा एक नाव इन सब बड़ी एस्टेरॉयड का सामना कैसे करके पृथ्वी की रक्षा कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज ये समझेंगे कि बोट आखिर में काम कैसे करता है। एक विशाल एस्टेरॉयड तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। नियर अर्थ एस्टेरॉयड यानी NEAS और 120 से अधिक ज्ञात शॉर्ट पीरियड नियर अर्थ। A disaster that is referred to as a Chicxulub impact event. जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी सैटेलाइट अब तक स्पेस में छोड़े गए हैं उसको प्रोपोल किया जाता है, प्रोपोल्सन दिया जाता है। उस प्रोपोल्सन के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार के जो बोट में ACS-3 है उसमें किसी भी प्रकार का प्रोपोल्सन का इस्तेमाल नहीं किया गया, किसी प्रकार का एनर्जी का इस्तेमाल नहीं किया गया, फिर भी वो चलता रहेगा। ठीक उसी तरीके से रो ए बोट जेंटली डाउन द स्ट्रीम और घूम करके पूरे अंतरिक्ष में चलता रहेगा। ज्ञात रहे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप है, स्पेस में छोड़ा गया है, वह एक स्टैटिक एक जगह एक ऑर्बिट में सेट है। लेकिन ये एक ACS-3 एक ऐसा सैटेलाइट है जो चलता चलता ही रहेगा। आखिर में चलता कैसे है? स्पेस में सेल बेस्ड प्रोपल्शन का आइडिया 1970 में सबसे पहले एक नासा के वैज्ञानिक लंच करने के बाद कुर्सी पर बैठ के पैर टेबल पर फेंक के ऐसे करके बैठे हुए थे। तभी उनके मन में एक आइडिया आया कि क्या हम स्पेस में एक प्रोपल्शन जेट सेल बेस्ड क्या हम ऐसा छोड़ दें जो चलता ही रहे। क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी, इसलिए लोगों ने उनके ऊपर हंसी, उनका उस समय मजाक में उनका मजाक उड़ाया। और 16 साल बाद यानी 1986 में एक धूमकेतु आया जिसको बोलते हैं हेली कॉमेट यानी धूमकेतु। आप जानते हैं ये धूमकेतु हर 70-80 साल बाद दिखता है। इसकी लंबाई लगभग 10 किलोमीटर है। अगर ये धूमकेतु अगर पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी पूरे तरीके से नष्ट हो जाए। आपको आश्चर्य नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जब पृथ्वी पर डायनासोर थे उस समय जो कॉमेट टकराया था, जो एस्टेरॉयड टकराया था पृथ्वी से, उसकी लंबाई 10 किलोमीटर थी। तब नासा को साइंटिस्टों को पहली बार कान खड़े हुए कि अब हम सबको थोड़ा सजग रहना चाहिए कि अगर ये कॉमेट धूमकेतु अगर पृथ्वी से टकरा जाए पूरी पृथ्वी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तब उन्होंने उसी साइंटिस्ट से फिर से बात किया कि चलो इस पे हम काम करते हैं। और ये समय था कोल्ड वार का, अमेरिका और रसिया के बीच। रसिया स्पेस एजेंसी ने समहाउ ये आइडिया उनको पता चल गया कि अमेरिका कुछ ऐसा बनाने वाला है, तो रसिया ने आनन फानन में जल्दी करके 1993 में उन्होंने एक सेल छोड़ दिया स्पेस में। उस सेल में 2 कमियां थी। पहला कमियां थी साइज उसका बहुत बड़ा था, दूसरा कमियां थी वो रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा करता। इन दोनों कमियों की वजह से सेल का ये सैटेलाइट उनका लॉन्च फेल हो गया।
फाइनली एंट्री होती है अमेरिका की फिर से, जो 2001 और 2005 में फिर से उन्होंने बहुत बड़ा डिस्कशन किया और 2005 से लेकर 2015 तक बहुत ढेर सारे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उनका आप एक्सपेरिमेंट का दो सबसे बड़ा चैलेंजिंग था। नंबर 1, उसका मटेरियल जो कि हम बोट बनाएंगे उसका जो सेल होगा, उस सेल का हम मटेरियल कौन सा यूज करें। सब उनको पता चला है कि उनको हम कार्बन फाइबर यूज करें तो सबसे हल्का रहेगा और उसमें किसी भी प्रकार का रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, जैसा कि रशियन वालों ने पहले से बनाकर फेल हो चुके थे। नंबर 2, साइज, कितना बड़ा हम साइज लें। बहुत बड़ा भी अच्छा नहीं रहेगा, बहुत छोटा भी अच्छा नहीं रहेगा। फाइनली नासा ने 2001 से लेकर के 2023 तक कठिन परिश्रम के बाद एक सैटेलाइट बनाया जिसका इन्होंने नाम रखा एडवांस कंपोजिट सोलर सेल सिस्टम ACS-3। ये ACS-3 उन्होंने न्यूजीलैंड के पूर्वी छोर पे 23 अप्रैल 2024 को छोड़ा और अगस्त 29, 2024 को वो पृथ्वी के ऑर्बिट में जाके चला गया। जैसा कि आपको पहले बताया था कि एक ACS-3 को किसी ऑर्बिट में रहकर घूमना उसका उद्देश्य नहीं है, उसका चलते रहना है। जैसा कि आप जानते हैं न्यूटन के नियम के अनुसार कोई भी वस्तु रुकी है तो रुकी ही रहेगी जब तक उसको बाहरी से किसी भी प्रकार का बल न लगाया जाए। कोई भी वस्तु निर्वात में अगर चल रही है तो चलती ही रहेगी जब तक कि उसको किसी भी प्रकार का बल न लगाया जाए। तो वहां पे हर प्रकार का निर्वात तो है लेकिन उसको प्रोपोल्सन नहीं लगा सकता क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का सोलर सिस्टम या किसी प्रकार का गैस नहीं इस्तेमाल किया गया है कि उसको प्रोपोल करके कहाँ ले। तो अब हम आपको बताते हैं कि ACS-3 सही में काम कैसे करता है। उसका उत्तर है सोलर। जी हाँ, लेकिन उसमें सोलर पैनल नहीं लगा हुआ, फिर भी वो सोलर से चलता है। कैसे ACS-3 सैटेलाइट कैसे काम करता है उसके पहले जानने के लिए हमें जानना होगा कि जो सेल बेस्ड बोट होता है, जो नाव होता है जिसको पाल बोलते हैं, पाल वाला नाव चलता कैसे। आप जानते हैं पुराने जमाने में जो नाव होते तो उसमें अभी भी आज के डेट में भी बहुत से ऐसे नाव होते हैं जिसमें पाल लगे होते हैं, कपड़े के बहुत बड़े पर्दे होते हैं। वो उस पर्दे में जब हवा उससे हिट करती है तो उसी पाल को एंगल को छोटा बड़ा कर करके उस बोट का डायरेक्शन और स्पीड डिसाइड किया जाता है। अब सवाल उठता है कि स्पेस में तो वहां पर किसी प्रकार का हवा है ही नहीं, वहां तो पूरी तरीके से निर्वात है और ACS-3 में किसी भी प्रकार का सोलर पैनल भी नहीं लगा हुआ है कि सूरज की रोशनी से वहां पहले बैटरी चार्ज होगा, उसी बैटरी से प्रोपल्शन जनरेट करके उस सेल को बोट को हम खेएंगे, रो 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 ये बोट। तो ऐसा कुछ तो है ही नहीं, फिर कैसे होगा। उसका उत्तर है फोटान। फोटान कहाँ से आता है? सूरज की गर्मी में मिलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। फोटान क्या है? फोटान एक एनर्जी का एक छोटा सा छोटा पार्टिकल है। तो इसका वजन कितना है? नगण्य, बहुत कम, न के बराबर। और लेकिन उसमें एक चीज है, स्पीड है। छोटा सा मास और बड़ा सा स्पीड मिल करके एक चीज जब किसी चीज को हिट करते हैं तो उसमें होता है जनरेशन, उसको बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? जब किसी वस्तु में कोई भी वजन हो या मास हो और उसमें स्पीड हो तो वो चीज जिस चीज से टकराएंगे उस चीज में मोमेंटम पैदा करता है। क्या एक फोटॉन टकराने से वो बोट मूव करेगा? नहीं। लेकिन सूरज से आने वाले हजारों, मिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ फोटॉन एक समय में आते रहते हैं और इसके अलावा ढेर सारे सूरज के फोटॉन के अलावा कॉस्मॉस में हजारों प्रकार के फोटॉन आते रहते हैं। उस सारे फोटॉन को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा मोमेंटम जनरेट होता है जिससे जो है वो बोट आगे बढ़ते चली जाती है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको दूसरा उदाहरण देकर समझाता हूं। जैसे कि आपने पिंग पोंग बॉल देखा, एक पिंग पोंग बॉल बहुत हल्का होता है, बहुत हल्का होता है, लेकिन इसी पिंग पोंग बॉल से अगर आपको कपार पे एक मार दें तो आपको बहुत ज़्यादा चोट लगेगा क्योंकि वो मोमेंटम है उसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें स्पीड बहुत ज़्यादा है। अब सवाल उठता है कि बढ़ के जाएगी कहाँ? कहीं नहीं, कहीं भी जा सकती है। ये स्पेस में इन्होंने छोड़ दिया है कबूतर की तरह। ये बोट जो है स्पेस में चलता रहेगा। उससे फायदा क्या होगा? इसी बोट के बीच में ये लगभग मुझे लगता है कि 3 से 4 फीट चौड़ा एक जो है मशीन लगा है, उसमें ढेर सारे रिसेप्टर्स लगे हुए हैं जो कि सारी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करने के बाद वो पृथ्वी तक भेजा जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कॉमेट और एस्टेरॉयड हमेशा नए बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, टूटते रहते हैं, एंगल बदलते रहते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों का आसानी से ये जानकारी इकट्ठा करके पूर्व अनुमानित
पृथ्वी तक पहुंचा देगा कि अगर 2075 में कोई एक कॉमेट पृथ्वी से टकराएगा तो और इसके लिए जो है हम सब बहुत पहले से तैयार होकर उससे हम लड़ सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि लोहा लोहे को काटता है, उसी प्रकार से हम एस्टेरॉयड को एस्टेरॉयड के तरीके से ही मार सकते हैं। और ऐसे अगर हमको जानकारी पहले से मिल गई तो नासा ने एक अलग से एजेंसी बनाई है जिसका नाम है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट डार्ट। अगर ये जानकारी हमको पहले से पता चल जाए कि कोई एस्टेरॉयड आने वाला है तो ठीक उसी तरीके से जैसे कि अभी हाल ही में अमेरिका ने एक एस्टेरॉयड को डिस्ट्रॉय किया था, मूनलेट डाइफॉर्मोस को, जो कि एक स्वचालित रोबोटिक बम एक जो है 90,000 किलोमीटर चल करके एक एस्टेरॉयड के ऊपर जाके लैंड किया और उसको गले लगाया और उसको किस किया और उसको गले लगाया और उसको बोला हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुमको भी लेके डूबेंगे। ऐसा करके उन्होंने बटन दबा दिया और एस्टेरॉयड चकनाचूर हो गया। चकनाचूर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई एस्टेरॉयड को अगर हम 2, 3, 4 भागों में अगर तोड़ देते हैं तो पृथ्वी पर जैसे ही एटमॉस्फेयर में इंटर करेगा तो जल के भस्म हो जाएगा। इसके अलावा ये जो है स्पेस में होने वाली सारे मौसम युक्त जानकारी पृथ्वी तक पहुंचाएगा, जिससे ये ह्यूमन को ये फ़ायदा होगा कि कोई भी अगर हम रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, कोई एस्ट्रोनॉट जा रहा है स्पेस में तो उसको कब जाना चाहिए, ये मौसम इस समय सही नहीं है तो ये मौसम ये वाला सही नहीं है, ये वाला मौसम अच्छा है, ये सारी जानकारी ये जो है ACS-3 ही इकट्ठा करके पृथ्वी तक भेजेगा। और सबसे बड़ी चीज़, पृथ्वी को प्रलय से अगर बचाना है तो आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो को 4 लोगों ऐसे लोगों को भेज दीजिए जिसे लगता है कि उनको ये वीडियो देखना चाहिए। अगर हमारा वीडियो देखने से आपको इतना सा भी फायदा हुआ है तो हमारा वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और हमारा इस टाइप का कंटेंट मैं इस चैनल पे डालना शुरू कर दिया हूं। अगर आप चाहें तो हम अपना शिकायत सुझाव इस वीडियो के नीचे कमेंट करके डाल सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता रहेगा तो मैं इस तरह से जानकारी इकट्ठा करके आप तक पहुंचाता रहूँगा। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।